नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं, जहां हम आपको हर बार एक नई क्राइम स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह क्राइम स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी उड़ीसा के भुवनेश्वर की है। 16 फरवरी 2025 दोपहर 3 बजे आईआईटी भुवनेश्वर का कैंपस अपने वार्षिक उत्सव के आखिरी दिन की तैयारी में जुटा था। छात्रों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक गर्ल्स हॉस्टल से एक दर्दनाक खबर आई। 20 साल की प्राकृतिक लामसल, जो नेपाल की रहने वाली थी और आईआईटी के तीसरे वर्ष की छात्रा थी, उसकी मौत हो गई थी। उसका शव उसके कमरे में मिला था। यह खबर सुनते ही पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया। गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजे तुरंत बंद कर दिए गए और छात्राओं को उनकी सुरक्षा के लिए अंदर ही रहने को कहा गया। प्राकृत का एक दोस्त था, आद्विक श्रीवास्तव। इन दोनों के बीच एक टॉक्सिक रिलेशनशिप थी। कुछ महीने पहले तक वे एक साथ थे, लेकिन उनके ब्रेकअप के बाद चीज़ें बहुत खराब हो गई। प्राकृत के दोस्तों का कहना था कि आद्विक उसे लगातार परेशान कर रहा था। उसने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। प्राकृत ने आद्विक के खिलाफ आईआईटी के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस आईआरओ में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आईआरओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। छात्रों का मानना था कि आईआरओ ने इस मामले को दबाने की कोशिश की ताकि कॉलेज की प्रतिष्ठा खराब न हो। प्राकृत की मौत के बाद कैंपस में हड़कंप मच गया था। नेपाली छात्र पूरे आक्रोश में आ गए थे और नेपाली छात्रों ने आईआरओ अफसर गौतम नायक से सवाल करना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि अगर आईआरओ ने प्राकृत की शिकायत पर समय पर कार्रवाई की होती तो शायद वह आज जिंदा होती। छात्रों ने प्राकृत के कमरे की जांच की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। छात्रों का आरोप था कि कॉलेज प्रशासन ने प्राकृत के कमरे से सबूत हटा दिए हैं, जिसमें उसका लैपटॉप, फोन और डायरी शामिल थे। उन्हें लग रहा था कि कॉलेज प्रशासन आद्विक को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आद्विक का एक मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि था और नेपाली छात्र आद्विक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस बीच पुलिस को खबर मिली कि आद्विक भुवनेश्वर एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहा है। उसे एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। आद्विक के टिकट बुक कराने का समय और प्राकृत के पिता से उसकी आखिरी बातचीत के समय में अंतर था, जिससे यह संदेह और गहरा गया कि प्राकृत की मौत एक सुनियोजित हत्या थी। प्राकृत के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने आखिरी बार उनसे खुश होकर बात की थी और कहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के उत्सव में जा रही है। उन्हें यकीन नहीं था कि उनकी बेटी आत्महत्या कर सकती है। 17 फरवरी की सुबह कॉलेज प्रशासन ने नेपाली छात्रों को कैंपस छोड़ने का आदेश दिया। सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय गुंडों ने नेपाली छात्रों के हॉस्टल में घुसकर उन्हें बुरी तरह पीटा। छात्रों के फ़ोन छीन लिए गए और उनकी तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दिए गए। नेपाली छात्रों को बसों में भरकर कैंपस से बाहर फेंक दिया गया। उनके पास खाने पीने और रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कई छात्र बिना जूतों के सड़क पर भटक रहे थे। भारतीय छात्रों ने उन्हें खाना और पानी देकर मदद की, लेकिन कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। जब इस घटना की खबर नेपाल सरकार तक पहुंची और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, नेपाल दूतावास के अधिकारी आईआईटी कैंपस पहुंचे और छात्रों से मिले। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने नेपाली छात्रों को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने वापस आने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि कॉलेज प्रशासन उनके साथ फिर से वही दुर्व्यवहार करेगा। 19 फरवरी को प्राकृत के पिता और चाचा कैंपस पहुंचे। आईआईटी के संस्थापक अच्युत समंता ने उनसे मुलाकात की और प्राकृत की याद में एक स्कॉलरशिप की घोषणा की। प्राकृत के शव को उसके परिवार को सौंप दिया गया। नेपाल दूतावास के अधिकारियों ने छात्रों को आश्वासन दिया कि भविष्य में उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की नहीं है, बल्कि एक सिस्टम की विफलता की है।
यह हमें याद दिलाती है कि हमें ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और न्याय की मांग करनी चाहिए। अगर हम अब भी खड़े नहीं होंगे तो शायद कभी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कोलकाता के आरती कर मेडिकल कॉलेज में भी एक महिला डॉक्टर के साथ इसी तरह की घटना हुई थी और लोगों का कहना है कि वहाँ भी प्रशासन की विफलता ही थी। अगर आपको यह कहानी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस स्टोरी को लाइक करते हुए अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता आ सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।